हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। पिछले कुछ दिनों एक बहुत ही अजीब सी घटना घटित हुई और वो ये कि विदेशों में भारतीय दूतावास पर उग्रवादियों द्वारा हमले किए गए। वहाँ पर तोड़फोड़ की गई और भारतीय तिरंगे का भी अपमान किया गया। और ये हमले अमेरिका, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में किए गए। इतना ही नहीं, विदेशों में भारतीय प्रतीक जैसे मंदिर एवं स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी की मूर्ति पर भी अभद्र भाषा में भारत के खिलाफ नारे लिखे गए। घृणा से प्रेरित ये हमले साफ दर्शाते हैं कि ये एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जिसका लक्ष्य भारत में अलगाववादी ताकतों को पुनर्जीवित करना है। पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को अड्डा बनाकर उग्रवादियों द्वारा प्रचार, वित्तीय अनुदान और हिंसक गतिविधियों को तेज करके भारत में नफरत की आग लगाने की चेष्टा की जा रही है। और इसी मुद्दे को लेकर हमारे विदेश मंत्रालय ने एक कड़ा संदेश संबंधित देशों को दे डाला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट एश्योरेंस, वी वांट टू सी एक्शंस। यानी हमें दिलासा नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि इन उग्रवादियों पर कार्रवाई हो। फिर उन्होंने आगे कहा, We expect host governments will take action and identify all those involved and also take necessary measures to prevent recurrence of such incidents। इस पूरे फसाद की जड़ वही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है जो दशकों से विदेशी धरती पर खालिस्तानी समर्थकों को तैयार करने में सक्रिय रही है। ये भारत के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है जिसमें विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं। लेकिन हमारे लिए प्रश्न ये है कि भारत ऐसा क्या करे जिससे इस तरह की घटना पर लगाम लगाई जा सके। फ्रेंड्स, भारत को पश्चिमी देशों के साथ अपनी सामरिक साझेदारी और सहयोग का अहम हिस्सा बनाना होगा। हमें पश्चिमी देशों को ये समझाना होगा कि आतंकवाद किसी का नहीं होता। आज हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है तो कल आपके लिए होगा। फिर हिंदुस्तान टाइम्स में एक केग को लेकर आर्टिकल आया था जिसका नाम था इंडिया नीड्स फ्री एंड फेयर CAG अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस। आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 यानी 148 CAG के अपॉइंटमेंट्स एंड सर्विसेज कंडीशन को डिफाइन करता है। वहीं केग एक्ट 1971 ड्यूटीज एंड पावर्स को डिफाइन करता है। लेकिन केग की नियुक्ति ट्रांसपेरेंट नहीं होती। इसकी प्रोसीजर कैबिनेट सचिव द्वारा तैयार की गई शॉर्ट लिस्ट नेम के साथ शुरू होती है जिसे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष रखने के बाद राष्ट्रपति को प्रेषित कर दी जाती है। लेकिन कैबिनेट सचिव द्वारा जो नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है और ना ही संविधान में और ना ही केग एक्ट 1971 में डिफाइन है। जबकि दूसरे देशों मसलन UK, अमेरिका एंड जापान में बकायदा केग की नियुक्ति में संसद की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भूमिका होती है जो इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। इसलिए भारत के पास भी एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो केग की नियुक्ति में लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड CJI की भूमिका को रेखांकित करे। फिर एक न्यूज़ थी कि सोमालिया में लगभग 43,000 लोगों की सूखे के कारण मौत हो गई जिसमें लगभग आधे 5 साल तक के बच्चे थे। इतना ही नहीं, इसके आसपास के देशों में लगातार 6 बार रेनी सीजन फेल हो गए। यानी वहाँ पिछले 6 मानसून के सीजन ऐसे निकल गए जहां बारिश नाम मात्र की हुई है। इसी से संबंधित एक न्यूज़ और देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स स्टेट में मौजूद डार्लिंग बक्का रिवर में हीट वेव के चलते लाखों मछलियां मर गई जो मेरीन इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। फिर एक और न्यूज़ थी जो इसी से संबंधित थी कि UN के महासचिव ने आगाह किया है कि जलवायु संकट के कारण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जल प्रवाह कम हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे बर्फ घटेगी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं समुद्र का बढ़ता जल स्तर हमारे विशाल डेल्टा सिस्टम को नष्ट कर देगा जो कि एक रिच बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र है। इन तीनों न्यूज़ का यूज़ आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड किसी भी आंसर में कर सकते हैं। ये तीनों लेटेस्ट घटनाएं हैं। फिर हिंदुस्तान टाइम्स में
एक आर्टिकल आया था जिसे हमारे पर्यावरण मंत्री द्वारा लिखा गया, जो मैंग्रोव कंजर्वेशन के ऊपर था। गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की जिसे मिस्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स कहते हैं। इस योजना के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव प्लांटेशन करना, तटीय अपरदन को कम करना, संबंधित लोगों को आजीविका प्रदान करना, कार्बन सिंक को बढ़ाना और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना शामिल है। प्रीलिम्स एंड मेंस में पूछी जा सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में ये कहा कि यूएपीए एक्ट की धारा 10A यानी 10A संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुरूप है। यूएपीए एक्ट की धारा 10 ये कहती है कि गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना भी यूएपीए एक्ट के तहत अपराध है और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई एक्ट को लेकर अपने एक डिसीजन में ये कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन सिर्फ नागरिकों के लिए ही नहीं उपलब्ध है, बल्कि गैर नागरिक भी इस एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। फिर द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में डिफेंस प्रायोरिटीज़ को लेकर एक न्यूज़ आई थी, जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने चिंता जाहिर की है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 40 तेजस की सप्लाई में देरी कर रही है, जो एक अच्छी बात नहीं। और इसी आर्टिकल में सेकंड बात ये की गई थी, हमारा डिफेंस इंपोर्ट बिल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जो हमारी रक्षा आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को कमज़ोर करता है। इसलिए रक्षा मंत्रालय को तलब किया गया है कि कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए, ताकि हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।